विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरण म्हणजेच भाषाभ्यास बघणार आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला शिकायचं आहे अक्षर, शब्द, शब्दांच्या जाती, विरामचिन्हे। आपल्या व्हिडिओचा हा भाग 1 आहे म्हणजे पार्ट 1। इसमें हम शब्द, शब्दों की किस्में, शब्दांच्या जाति यानी किस्में, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? अलामतें, जैसे सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। तो शुरू करते हैं। सर्वात पहिला आहे अक्षर, वर्ण, विचार। वर्ण का मतलब होता है हुर्फ, विचार यानी उसकी मालूमात। हुर्फ बोलताना तोंडातून निघणाऱ्या ध्वनीला वर्ण म्हणतात। यानी जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो जो हुरूफ हमारे ज़बान से निकलते हैं, निगनारिया, निकलने वाले, ध्वनि यानी कि आवाज़, उस आवाज़ को वर्ण कहते हैं, अक्षर। आणि त्यांच्या लिखित स्वरूपाला अक्षर असे म्हणतात। और जब हम उसको लिख लेते हैं कागज़ पर, हमको लिखा हुआ नज़र आता है, उस स्वरूप को, त्या स्वरूपाला अक्षर असे म्हणतात। अब अक्षर में जो है दो चीज़ें हैं, एक स्वर और व्यंजन। तो पहला देखेंगे हम स्वर। स्वर का मतलब होता है आवाज़। स्वर यानी आवाज़। अब देखिए 12 आवाज़ें हैं जिसमें 2 आवाज़ें और ऐड की हुई है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये ओ, औ, आह। और इसमें ये जो 2 हैं, जो नीले रंग से ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ए और ओ, ये इंग्लिश के वर्ड लिखने के लिए, इंग्लिश के शब्दों को लिखने के लिए इसमें डाला हुआ है। ये लेटेस्ट मराठी के अंदर आता है। जैसे ये जो ए है, ये एप्पल वगैरह लिखने के लिए होता है, और ये ओ है, अक्टूबर, अगस्त लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो स्वर है 12 और 2 14, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसको पढ़ते हैं ह्रस्व, इसको पढ़ते हैं दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ के इस लफ्ज़ के मायने है ज़्यादा देर तक। तो ऐसी आवाज़ जिसको ज़्यादा देर तक खींचा जाता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। अब देखेंगे इसमें अ, ये छोटी आवाज़ है इसलिए ह्रस्व स्वर है। छोटा ई, ये ह्रस्व स्वर। उ, छोटा ह्रस्व स्वर। ए, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जितने बचे बाकी वो सब दीर्घ स्वर में आते हैं। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐ, ए, ओ, औ, आह, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। अब अक्षर में दूसरा है व्यंजन। जैसे हमने देखा अभी कि ये जो स्वर है, स्वर तो सिर्फ आवाज़ें होती है, लेकिन जो सही मायनों में हम किसे कह सकते हैं कि वो जो अक्षर होता है, जो हमारे मुंह के ज़बान से तालू या होठों को टच करके जो निकलते हैं अल्फाज, उसको हम कहते हैं व्यंजन। उसकी मराठी में इस तरह व्याख्या है की ज्या वर्णाचा उच्चार स्वराच्या सहाय्याने होतो, जिन हरफों का उच्चार प्रोनाउंसिएशन स्वर के मदद से होता है, त्याला व्यंजन म्हणतात। यानी इनको हमें बोलने के लिए, इनका उच्चार करने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है इनकी। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन में जो है टोटल 43 होते हैं स्वर और व्यंजन मिलाकर। पहला है क, ख, ग, घ और ये है ग। जैसे बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल बाद में बताता हूँ। ग इसको पढ़ते हैं ग। जैसे पतंग,
तो त के ऊपर जो नुक्ता लगता है, आजकल हम इसको त के ऊपर नुक्ता लगा के इस्तेमाल करते, लेकिन पहले पुराने ज़माने में त और ग के बीच में ये लिखते थे, तब पतंग पढ़ा जाता था। उमंग, पतंग, जिसमें लास्ट में ग आता है वो वाले, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता था। अब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। दूसरी लाइन, एक लाइन में 5 व्यंजन लिखे जाते हैं, च, छ, ज, झ और ये है न। इसका इस्तेमाल भी बंद हो चुका है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये त्र है, ये त्र नहीं है, ये न है। त्र कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है त्र, इस पर टच हो रहा है, और वो जो है वो न है। जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र पे जो नुक्ता हम लगाते हैं बिंदु, उसकी जगह पहले ये इस्तेमाल होता था। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम कैटेगरी के अक्षर हैं, तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ड़, ज्ञ, क्ष, त्र, श्र, री। अब यहाँ पर जो ये दो है श, ये दोनों भी सेम है, सेम आवाज़ वाले हैं। और ये जो है इसको मराठी में पढ़ते हैं ज्ञ, DNYA, ज्ञ। और हिंदी में इसको पढ़ते हैं ज्ञ, GYA। और इंग्लिश में और मराठी में दोनों, हिंदी और मराठी में इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और ये जो है री है, जिसका ऋतु में इस्तेमाल होता है, ऋषि मुनि वगैरह। आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, ये तारीफ़ हमने देख ली इसकी। इसके बाद देखेंगे शब्द। शब्द यानी लफ्ज़, और ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं तो हम उसको अल्फाज कहते हैं। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले तारीफ़। स्वर किंवा व्यंजनांच्या मिश्रणाने शब्द तयार होतो। स्वर किंवा, स्वर या व्यंजन के मिश्रण से, मिलने से शब्द तैयार होता है। शब्दांच्या जाती या उसके प्रकार, उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसको कहते हैं जो बदल जाते हैं, इसकी वाहिद जमा कर देने से, काल परिवर्तन से, ज़माने के बदलने से, वाहिद जमा होने से, मुज़क्कर मुअन्नस लिंग परिवर्तन से वो लफ्ज़ बदल जाते हैं, उनको विकारी। और अविकारी यानी अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय, विकारी का दूसरा नाम है सव्यय। देखिए यहाँ पर चार्ट है, ये आपको बनाना है। शब्द, सव्यय, सव्यय, विकारी शब्द। इसके 4 प्रकार हैं हमें: नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। ये हम फिर से एक बार देखेंगे। इसके बाद शब्द का दूसरा प्रकार अव्यय, अविकारी शब्द। इसमें हैं 4: क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय। इसकी तारीफ़ देखेंगे, किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। यह आपको 4 नाम याद रखना है मराठी में, अव्यय के 4 प्रकार। इसी तरह हिंदी में भी अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। हालांकि तारीफ़ वही है, किसे कहते हैं वो सब एक ही है, लेकिन ये जो नाम है ना, ये चेंज हुए हिंदी के अंदर। तो देखते हैं अब हम। सबसे पहला है विकारी शब्द सव्यय, यानी जो व्यय होते हैं, बदलते हैं। विकार यानी बदलना। अब इनमें कौन कौन से हैं? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। नाम यानी इस्म। तो प्यारे बच्चों, नाम उर्दू में कहते हैं इस्म। सर्वनाम
उर्दू में ज़मीर, विशेषण उर्दू में सिफत या खुसूसियत, क्रियापद उर्दू में फ़ेल या काम, कोई काम किया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। सबसे पहला देखेंगे नाम, इस्म। जगातील सर्वात दिसणाऱ्या, यहाँ पे सर्वात नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्व होना चाहिए। जगातील सर्व दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या, यानी दुनिया के सब नज़र आने वाली चीज़ें या न नज़र आने वाली चीज़ें, वस्तूंच्या नावाला नाम असे म्हणतात। उन चीज़ों के नाम को नाम मराठी में कहते हैं। नाम यानी इस्म, नाउन, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। उदाहरण, मानुस, अजय, सलीम, गाय, घर, गांव, शहर, मुंबई, डोंगर, नदी, हिमालय, सर्प, झाड़, प्राणी, पक्षी, मासा, खुर्ची, पेन, कागद, नफ़ा, तोटा, प्रामाणिकपणा, राग, आनंद, ये सब इसम है, ये सब नाम है किसी न किसी चीज़ के। जैसे मानुस, इंसान, ये इसम है। अब उस इंसान का नाम अगर हम लेंगे अजय, सलीम, ये भी इसम है, लेकिन ये इसम की ख़ास किस्म, विशेष नाम है। गाय, घर, ये जानवर का नाम है, ये एक बिल्डिंग का नाम है। गांव, शहर, मुंबई, डोंगर यानी पहाड़, ये सब नाम भी है और ख़ास नाम भी है। जैसे डोंगर, पहाड़, सब पहाड़ हो सकते हैं, वो कोई भी पहाड़। और हिमालय कहा तो बोले हाँ हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ एक ही है। डोंगर तो बहुत सारे, हिमालय एक ही है। झाड़, प्राणी, पक्षी, देखिए प्राणी का मतलब जानवर, तो प्राणी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर कहा गया गाय तो फिर गाय एक ही जानवर है। मासा, कुर्ची, पेन, ये सब उसकी किस्में हैं। नफ़ा, तोटा, तोटा यानी नुकसान, प्रामाणिकपना यानी ईमानदारी, राग, गुस्सा, आनंद, खुशी, ये भी एक इंसान की कैफियत के नाम है, इंसान की हालत के नाम है ये। इसलिए जो भी नाम रहता है हम उसको इस्म में दाखिल करते हैं, मराठी में उसको नाम कहते हैं। और जो हमारा नाम होता है, जैसे मेरा नाम सईद है, तो इसको मराठी में नाव कहते हैं। ठीक है। नाम 6 प्रकार, सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम। यहाँ पर इसकी मिसालें नहीं दी हुई है, तो हम देख लेते हैं। सामान्य नाम, जैसा कि मैंने पहले कहा, डोंगर, इन्हें पहाड़, इन्हें कोई भी पहाड़ होता है, एक ज़ात का नाम है, जाति का नाम, किसी एक स्पेशल का शख्स का नाम नहीं है, इसलिए इसको सामान्य नाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे शहर, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर हमने कहा मुंबई, तो मुंबई एक ही है। जो चीज़ एक ही होती है उसका स्पेशल नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं विशेष नाम, ये वाला। और सामान्य नाम यानी जो सबके होते हैं, उस ज़ात के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। भाववाचक नाम, भाववाचक, भाव का मतलब होता है, आपको मालूम है, इमोशंस, इंसान की जो है विस्मय, तो उसको हिंदी में विस्मय आदि बोधक बोलते हैं, और यहाँ पर भाववाचक कहते हैं। तो जैसे ये देखिए, आनंद, ये एक भाव है, इंसान की खुशी। राग यानी गुस्सा, प्रामाणिकपना, ईमानदारी, ये 3 जो है लास्ट के, ये भाववाचक नाम है। तो इस तरह से ये नाम की 3 किस्में हो गई, 1, 2, 3। दूसरा है सर्वनाम। ये दूसरा किसके किस्में, किसका भाग है दूसरा? पहला था नाम, दूसरा सर्वनाम। ये सब विकारी शब्द के किस्में हम देख रहे हैं। विकारी शब्द का दूसरा है सर्वनाम। नामच्या जागी उपयोग होणारा शब्द सर्वनाम असतो। नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सर्वनाम होता है। जैसे मिसाल दी यहाँ पे, उदाहरण का शॉर्टकट है, सलीम चांगला मुलगा आहे। ये आधा हिस्सा हुआ इस जुमले का। तो सकाळी लवकर उठतो। हम ये भी कह सकते थे कि सलीम चांगला मुलगा आहे, सलीम लवकर उठतो।
लेकिन हमने दूसरे मर्तबा में उसका नाम नहीं लिया बल्कि तो कहा, इसलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। या वाक्याच्या दुसऱ्या भागात आपण सलीमच्या ऐवजी यानी सलीम की जगह पर तोचा उपयोग केला आहे, तो बराबर सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम की मिसालें दी हुई। सबसे पहले मी यानी कि मैं। इंसान मैं कहता है, ये नहीं कहता कि भाई सही जाएगा वहाँ, बल्कि कहता है कि मैं जाऊँगा। मी, तू, तुम्ही, आपण, आम्ही, तो, ती, ते। तो यानी किसी भी जेंट्स के लिए अरे वो जाएगा, ती लड़की के लिए वो जाएगी, ते जमा के लिए वो जाएंगे। हाँ यानी कि जो अपने करीब खड़ा हो उसको बोलते ना ये। हा माझा मित्र आहे, ही माझी बहीण आहे, हे माझे वडील आहे बड़ों के लिए। माझा, तुझा, तुला, तुमचा यानी तुम्हारा, तुला यानी तुझको, तुझा यानी तेरा, आमचा का मतलब होता है हमारा, काय, कौन, कोणाला, कोणी। ये सवालिया अल्फाज है ये वाले, काय, कौन, कोणाला, कोणी। ये भी जो है प्रश्नार्थक सर्वनाम है। किसी नाम की जगह पर ये कौन, कोणाला इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ, किसने मुझे कहा कि आप जाएंगे वहाँ पर, तो मैं कहा कौन, मैं। तो मैंने मैं के लिए कौन इस्तेमाल किया पहले, फिर उसके बाद मैं कहा, मैंने अपना नाम नहीं कहा। तो विकारी शब्द की तीसरी किस्म है विशेषण, सिफत यानी खूबी। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। तारीफ, कोणत्याही वस्तूचा चांगला किंवा वाईट गोड दर्शवणारा शब्द विशेषण असतो। कोणत्याही वस्तूचा चांगला किंवा वाईट गोड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बोध दर्शवणारा। कोणत्याही वस्तूचा चांगला किंवा वाईट बोध करणारा विशेषण असतो शब्द, यानी किसी भी चीज़ की खूबी या खामी उनको बताए। चांगला किंवा वाईट, अच्छाई या बुराई, तो वो उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेषण असतो। उदाहरण, चांगला बहुत अच्छा, मोटा बड़ा है, लाम है ये लड़का बहुत लंबा है, जूना ये घर बहुत जूना है, छोटा ये खंबा बहुत छोटा है, लहान का मतलब भी छोटा ही होता है, आखुड़ ये नहीं छोटा, नवीन ये गाड़ी बहुत नवीन है, सुंदर ताजमहल खूब सुंदर है, कटू यानी कड़वा, गोड मीठा, स्वादिष्ट मज़ेदार, 5, 10, 2, 4, 5 गिनती जो होती है भी जो है तो इसमें आता है विशेषण में। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 उनकी खुसूसियत है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्रियापद। विकारी शब्दों का चौथा भाग है क्रियापद। इसकी व्याख्या है, ज्या शब्दाने आपल्याला कोणत्याही कामाचा भास होतो, किसी काम का एहसास हो रहा है कि यहाँ पे काम के बारे में बताया गया है, त्याला क्रियापद असे म्हणतात, उसको कहते हैं क्रियापद। फेल, उर्दू में फेल, इंग्लिश में वर्ब। अब उदाहरण इसके देखते हैं। मिसाल, येने, जाने, गाने, खाने, पीने, आना, जाना, गाना, खाना, पीना, चालने, चलने, चालना, धावणे, भागना, बघणे, देखना, उघडणे, खोलना, बंद करने, शुरू करने, वळवणे, मोड़ना, घालने, किसी चीज़ को डालना, काढ़ने, कोई चीज़ निकालना, लावणे, कोई चीज़ लगाना, बोलने, ऐकने, बसने। और भी इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हो सकती है कामों की, इसको कहते हैं क्रियापद। इसके बाद हम देखेंगे एक जुमले दिया हुआ है, इसके अंदर क्रियापद की मिसाल नीले रंग से दिखाई गई। नंबर 1, 10 वाजता खेळ सुरू होतो, 10 बजे खेल शुरू होता है। शुरू होता है इसमें फेल है। तो हळू चालतो, वो बहुत धीरे चलता है। चालतो, चलता है जो है वो फेल है।
यानी कि क्रियापद है। शब्दांच्या जातीमध्ये पहिला होता विकारी शब्द सव्यय, दुसरा आहे अविकारी शब्द अव्यय। अव्यय म्हणजे जो बदलत नहीं, जो बदलता नहीं है, उसकी शक्ल नहीं बदलती, ऐसे अल्फाज को हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं मराठी में। देखेंगे उसकी व्याख्या। जो शब्दांचा विकार होत नाही, तब्दिली म्हणजे काळ, लिंग, वचन, यानी काल बदलना, ज़माना, लिंग का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, वचन यानी वाहिद जमा, यांचा शब्दावर परिणाम होत नाही, इसका उस पर कोई परिणाम नहीं होता है, असर नहीं होता है, त्या शब्दाला अव्यय असे म्हणतात। अब इसके अंदर कौन कौन से अव्यय है हम देखेंगे। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है शब्द योगी अव्यय, तीसरा उभयान्वयी अव्यय, चौथा केवल प्रयोगी अव्यय। तो अब हम आते हैं वापस पहले पर, जिसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में ऐसे अव्यय शब्द आते हैं जिनका ताल्लुक वक्त से होता है, जैसे आज का वक्त, कल का वक्त, समय से होता है उनका, और मिकदार से उनका ताल्लुक होता है। मात्रा आणि वेळ यांच्याशी संबंध ठेवणारा शब्द अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय असतो। अनेकदा, कई मर्तबा, सतत, लगातार, दररोज, रोज़ाना, सतत, ये डबल आ गया है, नेहमी, हमेशा, आत्ताच, अभी, उद्या, कल, अचानक, नंतर, अगोदर, पहले, सर्वप्रथम, सबसे पहले, अखेरीस, लास्ट में, कमीत कमी, कम से कम, जास्त, ज़्यादा, खूब, बहुत सारा, थोड़ंसं यानी कुछ, काही यानी ये भी कुछ, काहीच नहीं, कुछ नहीं, यानी मिकदार और समय से इनका ताल्लुक़ है। अब देखते हैं इनको जुमले में इस्तेमाल किया हुआ है। पहला जुमला है, तो आत्ताच तिकडे उभा होता, वो अभी वहाँ खड़ा था। आत्ताच, ये देखिए जो नीले कलर में, वो क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा जुमला दिया हुआ है, दूसरा वाक्य, मी दररोज़ अभ्यास करतो, मैं रोज़ाना पढ़ाई करता हूँ। दररोज़ यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा जुमला, आता डब्यामध्ये काहीच नाही, डब्बे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है अव्यय में शब्द योगी अव्यय, इसकी मिसालें हैं वर, खाली, ऊपर, नीचे, इकडे तिकडे, यहाँ वहाँ, मागे पुढे, आगे पीछे, समोर, इथे, सामने, यहाँ वहाँ, कुठेतरी, कहीं तो भी, सर्वत्र, हर जगह, यानी जिसका ताल्लुक़ सिमत से है, डायरेक्शन, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये है शब्द योगी अव्यय। अब जुमले में इस्तेमाल देखिए, माझ्या घरा समोर मैदान आहे, घर के सामने क्या है, मैदान, तो समोर यहाँ पर शब्द योगी अव्यय है। दूसरा, खूब अभ्यास करून पुढे जायचे आहे, हमें खूब पढ़ाई करके आगे जाना है, आगे भी क्या है, ये शब्द योगी अव्यय है। तीसरा, उभयान्वयी अव्यय, उभयान्वयी, आणि, व, पण, की, तसेच, वैसे ही, तर, किंवा, तोपर्यंत, शिवाय, अगर, अथवा, परंतु, यानी कि दो जुमलों को जोड़ने वाला शब्द, दो जुमलों के बीच में जो आता है वो। मिसाल देखेंगे अब इसकी हम। पहला जुमला दिया है, घरी पोचलो आणि लाइट गेली। आणि देखिए यहाँ पे जो नीले कलर का है वो, ये यहाँ पर जो है हमारा उभयान्वयी अव्यय है, जो दो जुमलों को जोड़ रहा है। घरी पोचलो एक जुमला, लाइट गेली ये दूसरा जुमला। भूक लागलेली आहे पण खायला काही नाही,
भूख लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन या पण अभयान उभयान्वयी अव्यय है। तीसरा है, चौथा है केवल प्रयोगी अव्यय। केवल प्रयोगी मतलब कि जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, भाववाचक भी कहते हैं उसको उर्दू में, जो इसको ताज्जुबिया, जिससे अपने भाव पता चलते हैं, यानी कि गुस्सा, खुशी, ताज्जुब, आ हा, वाह वाह, वाह आहा, वाह वाह, ओहो, आई ग, जब तकलीफ होती है तो आई ग, अगाई, हाय हाय हाय, अरे 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 अरे, कुछ गिर जाता है तो अरे अरे, ओहो, ताज्जुब में पड़ गए, अब आहा हा, बाप रे, घबराते जब, ओ, अरे चा, अरे ऐसा हो गया। ये अब इसको जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। उदाहरण, अब केवड़ी मोटी इमारत, ताज्जुब का जो निशान देखिए, अभी एक्सलेमेटरी मार्क भी लगाए। दूसरा है, अरे रे रे, खूब वाइट झाले, यानी कोई बुरा हो गया तो उसका दुख है, अरे अरे रे, खूब बहुत बुरा हुआ। आहा हा, कितनी सुंदर मुलगी है, देखिए, आहा हा, कितनी खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर आहा हा जो है ये केवल प्रयोगी अव्यय है। तो ये हो गए हमारे शब्दों के प्रकार। इसके बाद देखते हैं हमें विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी अलामतें। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, आपण संभाषण करताना बोलताना थांबतो म्हणजेच विराम घेतो। बोलते वक्त जब हम थोड़ा रुकते हैं, पूरा रुकते हैं, तो उसको कहते हैं विराम। ज्या चिन्हांनी दर्शविला जातो, जिन अलामतों को दिखाया जाता है, त्या चिन्हांना विराम चिन्हे म्हणतात। ऐसी अलामतों को विराम चिन्हे कहते हैं। विराम चिन्हे प्रकार पुढील प्रमाणे। नंबर 1, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, नुक्ता जो देते हैं हम। दूसरा है अर्ध विराम, आधा जुमला हुआ तो उसमें एक नुक्ता और एक कॉमा होता है। तीसरा अल्प विराम, स्वल्प विराम, कॉमा, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखना है, हल्दी, धनिया, मिर्च, तो उसमें कॉमा लगाते वो वाला। चौथा अपूर्ण विराम, यहाँ पर भी जो है जुमला आधा ही हुआ है उसको, या फिर किसी ने कहा, सर ने कहा, तो ने कहा की जगह पर ये दो जुमले, दो नुक्तों का इस्तेमाल, उसे कहते हैं अपूर्ण विराम। पांचवा प्रश्न चिन्ह, ये आपको पता होगा, सवाल निशान। छठा उद्गारवाचक चिन्ह, जो अभी हमने देखा अव्यय के अंदर, एक्सक्लेमेटरी मार्क को उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। उद्गारवाचक चिन्ह। सातवां अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमाज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई ख़ास लफ्ज़ को लिखने के लिए इसके बीच में ख़ास लफ्ज़ लिखते हैं। आठवां संयोग चिन्ह, डैश को कहते हैं संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह। नवा अपसरण चिन्ह, ये डैश की तरह एक लकीर लेकिन नीचे लगती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्कोर। तो ये एक लकीर होती है जिसको नीचे लगाया जाता है, उसको कहते हैं अपसरण चिन्ह। 10वां है विकल्प चिन्ह, ऑप्शनल, ऑप्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अपने पास लिखेंगे। ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि शब्दों का वचन कैसे होता है, एक वचन, अनेक वचन, लिंग बदलो क्या होता है, काल परिवर्तन क्या होता है, ये सब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।